हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में टीचिंग मेथोडोलॉजी के नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले 20 क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ेक्टिवनेस ऑफ सेमिनार मेथड डिपेंड्स अपॉन। देखिए, अगर आपका सेमिनार, आपको क्लास में सेमिनार डिलीवर करना है, किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर आपको क्लास के अंदर बच्चों को समझाना है, तो सबसे पहले तो आपका जो टॉपिक का सिलेक्शन है वो सही होना चाहिए, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेकंड, आपकी प्रिपरेशन उसके ऊपर बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो दोनों के ऊपर ही ये निर्भर करता है कि आपकी सिलेक्शन कैसे टॉपिक की है आपने, और आपकी प्रिपरेशन कैसी है। Which of the following is not an advantage of seminar method? सेमिनार मेथड की इनमें से कौन सी एडवांटेज नहीं है, मतलब उसकी हमें डिसएडवांटेज बतानी है। इट गिव्स अ ट्रेनिंग इन सेल्फ लर्निंग, इट प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इट प्रमोट्स टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेटिव एटीट्यूड। देखिए, सेमिनार मेथड से हम सेल्फ लर्निंग करते हैं, कॉन्सेप्ट के ऊपर हम खुद सीखते हैं, देन उसके बाद बच्चों को जाके समझाते हैं। इट प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग, बच्चा इंडिपेंडेंटली थिंक करता है। जब उसको सेमिनार से पहले भी वो सोचता है टॉपिक के बारे में, और सेमिनार कंडक्ट होते हुए भी उसके बारे में वो अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में सोचता है। तो ये तो सारे के सारे क्या है, इसकी एडवांटेज हैं। इट प्रमोट्स टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेटिव एटीट्यूड। इसके अंदर क्या होगा कि जो बच्चा है उसको ये पता चलेगा कि अगर बहुत सारे लोगों के साथ उसको डिस्कशन करनी है, तो उसके अंदर एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इसके एडवांटेज हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। तो यहाँ पे ऑल की बजाय आप नन कर लो, तो यहाँ पे कोई भी इसकी डिसएडवांटेज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ अ सेमिनार मेथड? इसमें से सेमिनार मेथड की कौन सी डिसएडवांटेज नहीं है? इसको जो प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसको प्रिपेयर करने में हमें टाइम चाहिए, एक क्वालिटी टाइम हमें इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। इट कंज्यूम्स कंसिडरेबल टाइम इन प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर भी टाइम लगता है, और बच्चे को जब हम टॉपिक डिलीवर करते हैं तो उसमें भी हमें एक टाइम देना पड़ता है। हो सकता है टॉपिक छोटा सा हो, उसके वेटेज पेपर में कम हो, लेकिन डिलीवर करने में हमें पूरा का पूरा लेक्चर निकल जाए। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। देयर आर द चांसेस दैट द स्पीकर शेयर इनकरेक्ट नॉलेज। ऐसा भी हो सकता है जो स्पीकर है वो लोगों को गलत बता दे, जो सही नहीं है वही डिलीवर कर दे। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों इसकी क्या है, डिसएडवांटेज हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आएगा। इफ अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड इन योर सिटी कंसर्निंग एजुकेशन, व्हाट विल यू डू? अगर आपके घर के आपके सिटी के अंदर कोई सेमिनार होगा एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप क्या करेंगे? आप उसके अंदर पार्ट लेंगे, लेकिन प्रिंसिपल से परमिशन नहीं लेंगे। आप उसके अंदर पार्ट लेंगे, प्रिंसिपल से परमिशन लेंगे, और आप स्कूल से छुट्टी ले लेंगे सिंपली, प्रिंसिपल को भी ना बताए। आई शिल टेक नो इंटरेस्ट इन इट, आप उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं लोगे। तो देखिए, आप प्रिंसिपल से परमिशन लेके उस सेमिनार का हिस्सा बनेंगे, उस सेमिनार में पार्ट लेंगे, जिससे आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना अ, बनेगी। और साथ में एक प्रोटोकॉल के साथ जब आप किसी सेमिनार को अटेंड करेंगे, तो उस सेमिनार के बारे में आप बाकी टीचर्स को भी बता सकते हैं, जिससे बाकी लोग भी आप जो सीख के आएंगे सेमिनार से उससे अवेयर होंगे। गुड टीचिंग इज़ बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय। गुड टीचिंग कैसे रिफ्लेक्ट होगी? जब बच्चों की अटेंडेंस क्लास में ज़्यादा होगी। ठीक है, जब बच्चे क्या करेंगे, एक बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे, डिस्टिंक्शन मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स ले लेंगे, 90% से ऊपर। क्लास में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगी। बच्चे मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स, बच्चे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा डी। जब बच्चे आपसे मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछेंगे, इसका मतलब जो आपकी लर्निंग है वो एक्टिव है, और वो बच्चे उस लर्निंग को आगे जाकर अपनी रियल लाइफ के अंदर अप्लाई भी करेंगे। उनके बिहेवियर के अंदर भी मॉडिफिकेशन हुई है इफ़ दे आर आस्किंग मीनिंगफुल क्वेश्चंस। क्वेश्चनिंग इन टीचिंग इज़ मोस्ट यूज़फुल। क्वेश्चनिंग टीचिंग के अंदर क्यों यूज़फुल है? इससे क्या होता है कि बच्चे लर्निंग रट्टा मारते हैं चीज़ों को। ठीक है, इससे बच्चे डिसिप्लिन में बैठे रहते हैं क्लास के अंदर। इससे क्या होता है कि बच्चे एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, इंश्योरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स इन द क्लास। यस, तो ये सही रहेगा। क्वेश्चनिंग करने से क्या होगा, बच्चे क्लास में एक्टिव रहेंगे,
जिससे क्या होगा, टीचर को बार बार उनकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। क्लास में डिसिप्लिन भी रहेगा और एक्टिव पार्टिसिपेशन भी रहेगी और बच्चे कॉन्सेप्ट को अच्छे से गेन भी करेंगे। To evaluate students' performance, a good question is best technique, but questioning should have a good characteristic of a questions. तो हमें जब बच्चे से क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन भी हमारा अच्छा होना चाहिए। तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं? तो जो क्वेश्चन होगा टोटली डिपेंडेंट अपॉन द गोल। जो आप टॉपिक करवाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम क्वेश्चनियर फील्ड। जो आप टॉपिक में से आगे सब टॉपिक करवाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन पूछना है। अगर आप फेमस पर्सनालिटीज़ में से महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाएंगे तो महात्मा गांधी के बारे में ही पूछें। ठीक है। लिमिटेशन ऑफ आंसर मस्ट बी डिफाइंड। तो आंसर की जो उत्तर सीमा है वो भी स्पष्ट होनी चाहिए ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि जो हमारा लेक्चर रहता है वो भी एक लिमिटेड टाइम का ही होता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द above. Should a student be allowed to ask questions in the class? Yes, student must be allowed to ask question in the class. तभी तो जो हमारी लर्निंग होगी वो एक्टिव लर्निंग होगी। स्टूडेंट अगर टीचर के बीच में इंटरेक्शन रहेगी तो क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो एक्टिव रहेगा, लर्निंग एक्टिव रहेगी और बच्चे चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए अपने माइंड के अंदर रख पाएंगे, उनका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होगा। व्हेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट इज़ नीडेड, विच टूल इज़ यूज्ड। जब आपको बच्चों से मतलब देखिए यहाँ पे क्वेश्चनियर मेथड के अंदर क्या रहेगा, जो आंसर देगा उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पोंडेंट। जो रिस्पोंडेंट होगा हम उससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम क्वेश्चनियर मतलब एक क्वेश्चन का एक सेट रेडी कर सकते हैं, उसके थ्रू पूछ सकते हैं, या फिर हम उसका इंटरव्यू ले सकते हैं। हम दोनों ज़रिए से उससे आंसर्स ले सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। ओपन एंड क्वेश्चनियर कंसिस्ट ऑफ दोज क्वेश्चंस विच रिक्वायर। ठीक है। ओपन एंड क्वेश्चनियर में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, रिस्पोंडेंट्स होते हैं, वो अपने हिसाब से आंसर देते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी उनको जो आंसर सही लगता है, सूटेबल लगता है, वो आंसर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्री रिस्पॉन्सेज ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। ठीक है। उत्तरदाता अपनी मर्जी से आंसर देगा। जैसे मैंने मान लो किसी से पूछा आपका डाउरी सिस्टम के बारे में आपका क्या बिलीफ है, तो वो फ्री हैं। अगर उनको लगता है कि ये सही है तो वो बताएंगे कि सही है, अगर उनको नहीं लगता कि ये गलत है तो वो कहेंगे गलत है। ठीक है। दे आर फ्री टू गिव द आंसर्स। ठीक है। तो यहाँ पे ओपन एंड क्वेश्चनियर का यही मतलब रहता है। क्लोज्ड एंड में क्या रहेगा, हम उससे कोई पोल पूछते हैं जिसके अंदर हम ऑप्शंस भी साथ में लिख देते हैं। विच डिश यू लाइक द मोस्ट। मैंने बच्चे से पूछा आपको कौन सी डिश सबसे ज़्यादा पसंद है, और ऑप्शंस डाल दिए मैंने, कड़ी चावल, राजमा चावल। तो बच्चा अब इन दोनों में से ही चूज़ करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चनियर होगा आपका क्लोज्ड एंड होगा। ओपन एंड के अंदर जो स्टूडेंट है अपने अकॉर्डिंग आंसर्स देगा। क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द क्लास। क्वेश्चंस हम क्लास में कब पूछते हैं, जब हमें लेसन पढ़ाना है तब भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। क्या आपको, मैंने मान लो बच्चों को HTML के बारे में बताना है तो मैं पूछूंगी बेटा आपको पता है इंटरनेट क्या है, आपको पता है इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स होती हैं, आपको पता है क्या वो वेबसाइट्स कैसे बनाई गई हैं। तो इन लेसन इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे। लेसन को आगे हमें बच्चे को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, टॉपिक टीच करना है, तब भी हम क्वेश्चंस पूछेंगे। और हम क्वेश्चंस क्यों पूछेंगे, ताकि बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा बनी रहे, क्यूरियोसिटी बनी रहे क्लास के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। अजम्पशन ऑफ क्वेश्चनिंग स्ट्रैटेजी इज़ दैट, हाँ जी, जब हम क्वेश्चनिंग स्ट्रैटेजी को डिसाइड करेंगे तब हम किस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। नॉलेज कैन बी ड्रॉन आउट फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल्स बाय आस्किंग क्वेश्चंस। हम क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस हम क्यों पूछेंगे, क्योंकि हम जो सामने वाला पर्सन है उसके अंदर जो नॉलेज है या उसके जो व्यूज़ हैं हम उनको सुनना चाहते हैं। क्वेश्चंस कैन अराउज क्यूरियोसिटी ऑफ द पीपल्स। हम बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी को अराइज करना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो शायद बच्चे नहीं सुनते, लेकिन जब
एक हम पीयर लर्निंग के अंदर क्या होगा, जब बच्चे हम एक दूसरे सभी बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे तो बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि सेकंड वाले पर्सन ने क्या आंसर दिया। तो बच्चे के अंदर की क्यूरियोसिटी अराउज होगी, क्यूरियोसिटी बनेगी बच्चे के अंदर। दे आर द मीन्स टू डेवलप इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द प्यूपिल्स। इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं जो टीचर हैं उनके बीच में एक इंटरेक्शन होगी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following points should be kept in view in order to make questioning strategy a success? आपकी क्वेश्चनिंग स्ट्रैटेजी को सक्सेस बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए हमें किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एवरी क्वेश्चन मस्ट बी रिलेटेड टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आपके पिछले पूछे हुए क्वेश्चन से या आगे जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं उससे रिलेट करना चाहिए, मतलब आपके टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, प्यूपिल शुड बी गिवन फुल फ्रीडम टू आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। प्यूपिल को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो कभी भी आपसे काउंटर क्वेश्चन कर सके। नो सच क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड हुज आंसर स्टार्ट विद येस और नो। जिनका आंसर येस और नो है वैसे क्वेश्चंस हमें नहीं पूछने, मतलब क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस नहीं पूछने। तो ये हमारा आंसर रहेगा इसका डी। What instructions should a teacher give to the students to seek the answers to the questions? हमें बच्चों को क्या इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए, टीचर को, स्टूडेंट्स को। ठीक है, सीक द आंसर्स टू द क्वेश्चंस, प्रश्नों के उत्तर खोजे। ठीक है, अब बच्चे को हमने कोई क्वेश्चन दे दिया, अब बच्चों को उसके आंसर ढूंढने हैं, तो हम क्या इंस्ट्रक्शन देंगे। तो बच्चे को बोलेंगे कि बेटा इसके आंसर्स ढूंढो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहेंगे हम। ठीक है, उसको बताएंगे कि कहाँ से आंसर ढूंढने हैं, टेक्स्ट बुक से ढूंढने हैं या मैंने आपको कुछ नोट्स दिए हैं वहाँ से ढूंढने हैं, कहाँ से ढूंढने हैं। आस्क द आंसर्स टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द टीचर्स, उसको बोल दे टीचर से जाके पूछो, तो ये भी सही नहीं है। टेल द आंसर योरसेल्फ, अपने आप आंसर बताओ। फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम योर सुपीरियर कॉलीग्स, आपके जो सहपाठी हैं, बड़े स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे पूछो। इससे क्या होगा, पीयर लर्निंग डेवलप होगी, एक ग्रुप डिस्कशन की भावना है वो भी डेवलप होगी। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग की डेवलपमेंट होगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सुपीरियर कोलीग्स। ये देखिए, जो लीव विग्योत्स्की की जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की थ्योरी उसने दी है, उसके ऊपर बेस्ड इसका आंसर है। मेल्ड क्वेश्चनियर, अब क्वेश्चन हमें किसी से क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने के क्या तरीके हो सकते हैं। हमने एक शीट दे दी और बच्चे क्या कर रहे हैं, उसका आंसर दे रहे हैं, या फिर हमने अपने जो क्वेश्चंस थे उसको क्या कर दिया, मेल कर दिया। ठीक है, अब मेल करने के टाइम पे हम मेल जो प्रश्नावली है हम क्यों यूज़ करेंगे। फर्स्ट रीज़न क्या हो सकता है, जो स्टूडेंट है जिससे हमें क्वेश्चन पूछना है, जो पर्सन है हमारा वो बहुत दूर है। ठीक है, लोग बहुत दूर बैठे हैं। ठीक है, या फिर हमें बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करके हमें क्वेश्चंस पूछने हैं, तो उस टाइम पे हम मेल क्वेश्चनियर की हेल्प लेंगे। या फिर हमारे पास पैसों की कमी है। ठीक है, हम इतने सारे पैसे अरेंज नहीं कर सकते शीट्स के लिए, तो भी हम ये आंसर्स लेंगे। या फिर रिस्पोंडेंट इज़ वेल एजुकेटेड, रिस्पोंडेंट है जो आपका जिससे आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, वो पर्सन इतना एजुकेटेड है कि वो आपके मेल को रीड कर सकता है और आंसर्स दे सकता है। तो तीनों के तीनों ही हमारे पास यहाँ पे सही है। जब सैम्पल है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, पूरी इंडिया के लोगों से क्वेश्चंस पूछने हैं, तो उस टाइम पे हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। इनफॉर्मल इंटरव्यूज़, जब इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ होंगे उस टाइम पे क्या होगा, मेथड ऑफ स्कोरिंग इज़ फिक्स्ड, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट डिटरमाइंड। देखिए, इनफॉर्मल इंटरव्यू के अंदर हम कितने क्वेश्चंस पूछेंगे और कैसे पूछेंगे कुछ भी पहले से डिटरमाइंड नहीं होता। जब कुछ डिटरमाइंड ही नहीं है तो मेथड ऑफ स्कोरिंग भी कुछ फिक्स्ड है, अनफिक्स्ड है, इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ के अंदर जैसे जैसे स्टूडेंट आंसर देगा वैसे वैसे ही, या इंटरव्यू ही आंसर देगा वैसे वैसे इंटरव्यूअर वहाँ से काउंटर क्वेश्चन अराइज करेगा। तो यहाँ पे नंबर और सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट डिटरमाइंड, पहले से डिटरमाइंड नहीं होते, ऑन द स्पॉट ही पूछे जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रैटेजी इज़ नॉट यूजफुल फॉर, डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रैटेजी कब यूज़फुल नहीं है, जब हमें आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाना है तब सही नहीं है, जब साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स या बच्चे को हमें कोई फिजिकल एक्टिविटीज सिखानी है तब भी सही नहीं है, साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी ये सही नहीं है, या टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस में ये सही नहीं है। तो कहाँ पे सही नहीं है डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रैटेजी। देखिए,
यहाँ पे साइंस स्टूडेंट्स को हम प्रैक्टिकल पहले डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे तभी वो कुछ प्रैक्टिकल करेगा। साइकोमोटर के अंदर भी हम इमिटेशन की बात करते हैं, जब बच्चा ऑब्जर्व करता है देन उसके बाद इम्प्लीमेंट करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा आर्ट एंड क्राफ्ट्स जब बच्चे को सिखाने हैं तब वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रैटेजी सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बच्चा प्रैक्टिस से सीखेगा, बार बार अभ्यास करने के बाद सीखेगा। Which one of the following is the best method of teaching? Discussion, demonstration, lecture and narration। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा बी, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड सबसे बढ़िया मेथड है। इफ़ द फोकस ऑफ लर्निंग इज़ टू इंक्रीज स्किल्स, अगर हमें बच्चे के अंदर कोई स्किल डेवलपमेंट करनी है तो मोस्ट सूटेबल मेथड कौन सा रहेगा? यहाँ पे ना थोड़ी कन्फ्यूज़न है। पीवीक्यूज़ में इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को सही माना है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ दीज। लर्निंग बाय डूइंग को इग्नोर करके हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को बेस्ट नहीं मान सकते जब हमें बच्चे के अंदर कोई स्किल्स इनकलकेट करने हैं। बाकी देखिए पीवीक्यूज़ के अंदर इसका आंसर डेमोन्स्ट्रेशन मानना है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कैसा मेथड है जिसके अंदर जो लर्नर है वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा प्रोसेस, ठीक है। टीचर क्या करेगा, बच्चे के सामने प्रोसेस को शो करके दिखाएगा, प्रैक्टिकली करके दिखाएगा, और स्टूडेंट उसको ऑब्जर्व करेगा और लर्न करेगा कि इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, उसको एनालाइज करेगा। तो ये रही आज के आपके 20 क्वेश्चंस ऑन द टीचिंग मेथडोलॉजी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।